हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एमटीआर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का एक भाग जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्हीं मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि यह भाग दोस्तों कम से कम आपको एग्ज़ाम में 50 से 60 मार्क्स दिलाने वाली है, तो यह भाग आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस भाग को सीखने के लिए हम लोग को अति आवश्यक है। इसलिए आज मैं आप लोग को पार्ट बाय पार्ट एक लेक्चर डालने वाला हूँ जो आप लोग देखिएगा। अब मैं पूरा संविधान को पढ़ाने वाला हूँ। तो जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा जाए तो सबसे पहले सरकार जो है दोस्तों वो 3 स्तर का होता है। एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार को हम लोग उसको इंग्लिश करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार को स्टेट गवर्नमेंट, और स्थानीय सरकार को हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। केंद्र सरकार में दोस्तों केंद्र स्तर पर सरकार आती है। जैसे आज के दौर में देखा जाए तो केंद्र स्तर पर सरकार श्री नरेंद्र मोदी का है, और राज्य सरकार देखा जाए तो हर राज्य में अलग अलग सरकारें होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए दोस्तों तो बिहार में नीतीश कुमार है, और स्थानीय सरकार जो 93 संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था स्थानीय सरकार, जिसके तहत हम लोग वार्ड सदस्य को चुनते हैं, वार्ड मुखिया को चुनते हैं, और अध्यक्ष, ऐसे महापौर, बहुत लोग ऐसे शामिल होते हैं स्थानीय सरकार में। तो अब बात रहा कि सरकार की संरचना यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाए तो ये 3 चीज़ों से मिलकर सरकार बनती है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या होता है दोस्तों कि किसी भी कानून को जब बनाना होता है तो वहाँ पर विधायिका रहता है। जैसे देश के स्तर पर एमपी रहता है, जो आपको पता है कि देश के स्तर पर लोकसभा में 543 एमपी है और राज्यसभा में 245 है, जो दोनों मिलकर ये कानून को बनाते हैं, वो आप विधायिका करते हैं। यदि विधायिका कोई कानून को यानी को लॉ को बना देते हैं तो कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करना, कि क्षेत्र स्तर तक उस कानून को कैसे लागू किया जाए, ये अधिकार कार्यपालिका को होता है। अगर ये कानून में कुछ गड़बड़ियाँ होती है दोस्तों तो उसका जांच पड़ताल करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की होती है, जो न्यायपालिका के अंदर आता है। तो हम लोग केंद्र सरकार की सरकार के संरचना या कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़े तो ये 3 स्तर पर होते हैं। पहला विधायिका, और दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो विधायिका में अंदर अब जैसे ही पढ़े थे कि इसका काम कानून बनाना होता है, इसका काम कानून को लागू करना होता है, इसका काम कानून को जांच करनी होती है। और न्यायपालिका के अंदर 3 कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी हिंदी में कहा जाए तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अब इसके बाद हम कहते हैं दोस्तों कि संविधान। अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान के बारे में क्या है। तो अब सेकेंड पेज में हम लोग जाने वाले हैं। इसको यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लें तो आप ले सकते हैं। तो अब सेकेंड पेज में हम लोग आने वाले हैं। पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना दोस्तों, वो संविधान का टॉपिक है। तो संविधान आखिर होता क्या, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। यह संविधान जो है ना दोस्तों, एक कानून का किताब होती है। इसमें कुल 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में सम्मिलित है। ये संविधान 2 तरह के हो सकती है, एक लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित संविधान उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ लिखा हुआ हो, ऐसा संविधान जो लिखा हुआ हो, और अलिखित संविधान उसे कहते हैं जो लिखा हुआ नहीं हो। ऐसा देखा जाता है कि यूएसए का संविधान लिखा हुआ तो इसे लिखित संविधान कहते हैं, और भारत के संविधान लिखा हो तो इसे भी लिखित संविधान कहते हैं, और जबकि ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, इसलिए उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। तो ये हमारा संविधान है जो भारतीय संविधान को मूल रूप से 22 भाग और 395 अनुच्छेद में बांटा गया था। लेकिन आज के दौर में देखा जाए वर्तमान में तो ये बढ़ चढ़कर 25 भाग प्लस 400 प्लस अनुच्छेद हो चुका है। और सेकेंड पेज में जब हम जाते हैं दोस्तों तो नोट में हम लोग पढ़ते हैं करके, जो आपसे ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछा जा सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो लिखा हुआ है, वर्तमान में संशोधन के माध्यम से 400 से अधिक अनुच्छेद है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद वर्तमान में हैं, तो वहाँ ऑप्शन आपको 400 से अधिक अनुच्छेद मिलेगी, वो आप मार दीजिएगा। सेकंड में जाते हैं दोस्तों कि पूछ सकता है आपसे संविधान सभा ने कितना समय लगाया एक संविधान को लिखने में, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। उसी तरह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया, वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उसी तरह यदि संविधान को कब बनकर तैयार हुआ, तो वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था दोस्तों। उसी तरह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ये दूसरा फैक्ट है। तो अब कहा जाए कि आखिरकार संविधान 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ इतिहास है दोस्तों। आइए उस इतिहास को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। 26 जनवरी 1930 को जब लाहौर अधिवेशन होता है, तो उस समय रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता अधिनियम मनाएंगे। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता अधिनियम मनाया गया। तो उसी के तहत उसी को याद दिलाने के लिए इस डेट को स्पेशल बनाने के लिए 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया कि वो डेट स्पेशल बन जाए और सभी इसे खूब मनाएं। यही इसके पीछे इतिहास था दोस्तों। फिर पूछा जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 26 नवंबर को। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 26 जनवरी को, जिसे रिपब्लिक डे से हम सेलिब्रेट करते हैं। अब बात रहा दोस्तों कि सेकेंड टॉपिक हम लोग का, फिर लास्ट टॉपिक क्या आ जाता है कि संविधान का जो स्रोत है ना दोस्तों, वो कहाँ से ले गया। क्योंकि कहा जाता है ना, संविधान का हम लोग 80 से 90% लगभग 80 से 90% लगभग हम लोग विदेश से चीज़ों को लिए हैं और उसमें लिखे हैं। जैसे हम लोग 1935 के अधिनियम, जो ब्रिटिश का 1935 का अधिनियम है, उससे हमने लिया है। यूएसए से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ले लिया है, आयरलैंड से ले लिया है, जापान से ले लिया है, कनाडा से ले लिया है, ऐसे बहुत से, यूएसएसआर से ले लिया है। ऐसे बहुत से देश है जो हम लोग उससे जो हमें अच्छा लगा, यानी जो भी संविधान सभा के मेंबर थे उन्हें जो भी अच्छा लगा उन्होंने वो लिखे हैं। तो इस संविधान सभा के स्रोत देखा जाए तो ऐसे बहुत सारा देश है जिसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1935 के अधिनियम से, यूएसए से, आयरलैंड से, जापान से, कनाडा से, ऐसे बहुत सारा देश है। आइए हम लोग चलते हैं थर्ड पेज में। थर्ड पेज में जब देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि सबसे पहले भाग 1 को हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं संविधान को 22 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग भाग 1 को पढ़ते हैं। भाग 1 से पूछा जाए कि कौन सा चैप्टर है, तो ये संघ तथा राज्य है। अब संघ तथा राज्य के बारे हर 8 आर्टिकल के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें कुल 4 आर्टिकल आता है दोस्तों, जिसमें पहला है भारत राज्यों का संघ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। और आर्टिकल 2 में कहा गया है दोस्तों कि संसद राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो यदि विदेशी राज्य तैयार हो जाए तो भारत उन राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर सकती है। ऐसा ही एक घटना देखा गया 16 मई 1975 को, कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया 16 मई 1975 को, क्योंकि ये सिक्किम पहले विदेशी राज्य हुआ करते थे। 16 मई 1975 को भारत ने इन्हें आपस में मिला लिया था। अब आर्टिकल नंबर 3 आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 3 कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तित कर सकती है। भारत चाहे किसी भी राज्य का नाम हो, सीमा हो, बाउंड्री हो, ऐसा कुछ भी हो, उसको बदल सकता है। ये संसद का अधिकार है। जैसे कहा जाए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को भी अलग किया गया था। ये कब अलग किया गया था दोस्तों, तो 1 नवंबर 2000 को। उसी तरह यूपी को उत्तराखंड से अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। ये 3 डेट आपका इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000। और आर्टिकल 4 क्या कहता है दोस्तों कि जब संसद 2 या 3 का प्रयोग करेगी तो इसमें राष्ट्रपति के विवेक अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखी गई है। इसमें राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे अथवा ना दे, ये 3 आर्टिकल उपयोग हो सकती है, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। तो ये हम लोग भाग 1 था। अब आते सेकेंड में, जिसमें भाग 2 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले भाग 3 जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उससे पहले पढ़ेंगे। तो भाग 3 में हम लोग का मूल अधिकार। आखिर मूल अधिकार को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहा जाए दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट में कितने आर्टिकल होते हैं, ये पहला सवाल बनती है। तो फंडामेंटल आर्टिकल में 12 से 35 तक अनुच्छेद लिया गया है।
और ये कितने, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा भाग में शामिल है, तो भाग 3 में शामिल है। भाग 3 में देखा जाए तो इसे कौन सा संविधान से लिया गया था, तो यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मूल अधिकार होता है क्या दोस्तों, ये हम लोग का पहला टॉपिक बनता है इसमें। यह किसी भी देश की नागरिक को प्राप्त होती है और यह अधिकार है कि जिसके विरुद्ध सरकार को नहीं जा सकता। कहने का मतलब है दोस्तों, ये एक ऐसा अधिकार होता है जो नागरिक को ही मिलती है, और इसमें कुछ आर्टिकल ऐसा भी है जो विदेशी को भी प्राप्त है, लेकिन यह आर्टिकल दोस्तों सरकार के विरुद्ध है। सरकार के विरुद्ध हम इस आर्टिकल के माध्यम से आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार इसके खिलाफ हमें नहीं रोक सकती है। तो मूल अधिकार को हम लोग अध्ययन करने के दौरान 6 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखा जाए तो आर्टिकल 14 से 18 है। फिर सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका देखा जाए तो ये 14 से 18, दूसरा क्या 19 से 22 है। और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 327 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 है दोस्तों। अल्पसंख्यक का संरक्षण का अधिकार 19 से 30 है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो ये 6 भाग में हम लोग मूल अधिकार को बांट के पढ़ते हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा अल्पसंख्यक के संरक्षण का अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 भाग से भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। या पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा आर्टिकल में, तो 1922 तक। या शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है, तो 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, तो 25 से 28 में। और अल्पसंख्यक संरक्षण किस अधिकार में है, तो 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 32 में है। तो उसी तरह अगर हम लोग 1-2 फैक्ट और पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर हो सकती है, तो अल्पसंख्यक संविधान में बताया गया कि वैसा क्षेत्र जहाँ धर्म या भाषा के आधार पर कुछ लोग कम रहते हैं, यानी जिस क्षेत्र में धर्म या भाषा दोनों में से कोई भी हो, अगर वह क्षेत्र में उसकी आबादी कम हो तो वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। जैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, और देखा जाए तो मुस्लिम की अपेक्षा हिंदू धर्म में वो क्या बहुसंख्यक है, उसकी आबादी लगभग 80% और इसकी 80 पॉइंट कुछ % है, तो ये अल्पसंख्यक में आ जाएगा। सिख अब यहाँ अल्पसंख्यक है, ईसाई धर्म यहाँ अल्पसंख्यक है। अब भाषा के आधार पर देखा जाए तो बिहार में दोस्तों हिंदी भाषा अधिक बोली जाती है, इसलिए हिंदी आपका बहुसंख्यक कहलाएगा, और वहीं मराठी यहाँ अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो उसी तरह एक बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक हम लोग किसे कहेंगे, वैसा क्षेत्र जहाँ धर्म या भाषा के आधार पर अधिक लोग रहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, अभी बोले थे ना, चाहे वो भाषा हो या धर्म हो, दोनों में से कोई के आधार पर भी जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो उसे हम लोग बहुसंख्या कहते हैं, और जिसकी जनसंख्या कम हो उसे हम अल्पसंख्या कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, भारत में हिंदू धर्म की बहुसंख्यक है, तो ये आप बहुसंख्यक हो गया और ऊपर वाला अल्पसंख्यक हो गया। और भाषा के आधार पर यहीं पर एग्जाम्पल में जब देखा जाए कि भाषा के आधार पर आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कैसे कहेंगे, तो केरला में मलयालम चलती है, तो वहाँ मलयालम हो जाएगा बहुसंख्यक। वहीं कुछ लोग हिंदी बोलते होंगे तो वो क्या हो गया, अल्पसंख्यक। तो यही था अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में अंतर। अब इसके दौरान इसके अंदर हम लोग 12 से लेकर 35 आर्टिकल अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहें और इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।